हेलो स्टूडेंट्स। अब कल हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कंप्लीट किया था। आज हम दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसमें आज तीन चीजें कवर होंगी। एक तरीके से मानो पूरा चैप्टर कवर होगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है वो कवर हो जाएगा आपका। दूसरा, कितने तरीके की फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है वो कवर हो जाएगा। तीसरा, फॉरेन एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेशन कवर हो जाएंगे। और चौथा, कुछ क्वेश्चन बता दूंगा जो बोर्ड में आते हैं। एक क्वेश्चन फिक्स है इस चैप्टर का, एक ही क्वेश्चन फिक्स है, 3 से 4 नंबर का एक फिक्स क्वेश्चन है। ये जो आज वीडियो कंप्लीट होगी इसमें आपका वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। तो पहले बात क्या करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि $1 80 रुपए का है। $1 कितने का है? 80 रुपए का। यानी कि $1 को बदलने के लिए हमें कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं? 80 रुपए। इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब होता क्या बेटा, ये $1 75 रुपए का भी हो सकता है, ये $1 90 रुपए का भी हो सकता है। इस चीज को ध्यान से समझिए। $1 कितने का था? 80 का। वो $1 75 का भी हो सकता है, वो $1 90 का भी हो सकता है। अब अगर 80 वाला डॉलर 75 में हो गया तो ये हमारे लिए फायदा है। क्यों? जो चीज हमें 80 की मिल रही थी अब कितने मिलेगी? 75 में। लेकिन अगर ये $1 80 का कितने में हो गया? 90, तो ये हमारा नुकसान है। क्यों नुकसान है? जो चीज 80 में मिल रही थी अब कितने में मिल रही है? 90। तो हम होता क्या है बेटा, इसको हम बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। ये वर्ड याद रखें, इसको हम क्या बोलेंगे? एप्रिसिएशन। हमें फायदा हो गया, 80 रुपए की चीज कितने मिलने लगी? 75 में। इसको क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। यहां हमें नुकसान हो गया। क्यों नुकसान हो गया? क्योंकि जो चीज आपकी 80 में मिल रही थी वो 90 में मिलने लगी। अब बेटा ये जो फ्लक्चुएशन होती है कि 80 का कभी 75 में हो गया, कभी 90 में हो गया, ये होती है ड्यू टू मार्केट फोर्सेस। किसकी वजह से होती है? मार्केट फोर्सेस। इसमें दो टर्म आते हैं, एक आता है डिमांड और दूसरा आता है सप्लाई। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ये जो करेंसी का एक्सचेंज होता है इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। मान के चले $1 80 का था, वो 75 का हो गया, तो हमें फायदा हो गया। जिस चीज के लिए हमें 80 रुपए देने पड़ रहे थे अब कम देने पड़ रहे हैं। अगर जो $1 70 का था 90 का हो गया तो ये हमें नुकसान हो गया। इसको हमने क्या बोला? एप्रिसिएशन। इसको बोला डेप्रिसिएशन। इसका रीजन क्या है? मार्केट फोर्सेस, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई। अब इस चीज को आगे ध्यान से समझेंगे। ये रीजन दिमाग में बैठा ले, इसी के रिगार्डिंग बोर्ड में क्वेश्चन आता है, यहीं से आपको पहचानना होता है। अगर हम डॉलर की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा डिमांड कर रहे हैं डॉलर की, तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन। एक बहुत सिंपल चीज है, मार्केट में जिस चीज की डिमांड लगातार बढ़ती जाए वो चीज महंगी होती जाती है। वो ही यहाँ पे लिखता है, अगर डॉलर की डिमांड ज्यादा हो रही है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? डेप्रिसिएशन। इसका उल्टा कर दो, अगर डॉलर की डिमांड कम हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे? एप्रिसिएशन। कॉन्सेप्ट समझ में आया? आप डॉलर ज्यादा मांग रहे हो, अब आप डॉलर क्यों मांगोगे? आप दूसरे देश में घूमने गए, आपको डॉलर चाहिए। आपने दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट किया, आपको डॉलर चाहिए। ठीक है, तो अगर डॉलर की डिमांड ज्यादा हो रही है तो उसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे, डिमांड कम हो रही है तो उससे एप्रिसिएशन होगा। अब सप्लाई का उल्टा होता है बेटा, सप्लाई लेस, सप्लाई मोर। अगर बाहर की करेंसी आपके पास बहुत सारी आ जाए, अब बाहर की करेंसी आपके पास कब आएगी? जब बाहर के लोग आपके पास घूमने आएंगे, बाहर की कंट्री आपके देश में इन्वेस्ट करेगी, बाहर के लोग आपसे सामान ज्यादा खरीदेंगे, तो आपके पास बाहर की करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी।
जिससे आपको फायदा होगा एप्रिसिएशन। तो ये चार चीजें दिमाग में बैठा लो, ये रीजन है, इसी से पूरा चैप्टर हो जाता है। पहला, एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। हमें जो चीज 80 की मिल रही थी, कितने मिल रही है? 90 में। इससे क्या हो रहा है? उसका रीजन, अगर हम बाहर की करेंसी की डिमांड ज्यादा करेंगे तो डेप्रिसिएशन होगा, बाहर की करेंसी की सप्लाई कम हो जाए तो डेप्रिसिएशन होगा। एप्रिसिएशन में क्या होगा? एप्रिसिएशन में उल्टा होगा, डिमांड अगर बाहर की करेंसी की कम करेंगे तो एप्रिसिएशन हो जाएगा, बाहर की करेंसी की सप्लाई ज्यादा आ जाए तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो ये हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन सॉरी ये हो गया आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसके रीजन पढ़ लिए, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई। अब आती है टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। बेटा पहला टाइप होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दूसरा टाइप होता है फ्लोट या फ्लोटेशन या फ्लेक्सिबल ही बोल सकते हैं एक्सचेंज रेट, और तीसरा टाइप होता है मैनेज्ड फ्लोटेशन एक्सचेंज रेट। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर से ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिसमें से एक है टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट में इन्वॉल्वमेंट होती है किसकी? गवर्नमेंट की। फ्लोट एक्सचेंज रेट में इन्वॉल्वमेंट होती है किसकी? मार्केट फोर्सेस की। मार्केट फोर्सेस आपको पता है, डिमांड एंड सप्लाई आपको बताया था। मैनेज फ्लोटेशन में इन्वॉल्वमेंट होती है आरबीआई प्लस मार्केट फोर्सेस, यानी कि इसको हम एक तरीके से हाइब्रिड मॉडल भी बोल सकते हैं, यानी कि ये कॉम्बिनेशन हो जाता है पहली दो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है उसको दिमाग में बैठाइए। सबसे पहले फिक्स एक्सचेंज रेट। बेटा पहले क्या होता था, जो भी एक्सचेंज रेट डिसाइड होता था कि $1 कितने का होगा, वो डिसाइड होता था किसी कॉमोडिटी के बेसिस पे। जैसे हम मान ले रहे हैं गोल्ड, कोई भी वैल्यूएबल कॉमोडिटी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर एक्सचेंज गोल्ड के बेसिस पे होता था। कैसे? फॉर एग्जांपल इंडिया में 10 ग्राम गोल्ड मान के चलते हैं 1 लाख रुपए का। इंडिया में 10 ग्राम गोल्ड कितने का है? 1 लाख रुपए का। अमेरिका में 10 ग्राम गोल्ड मान के चलते हैं $1000 का है। इंडिया में 10 ग्राम गोल्ड कितने का है? 1 लाख का। अमेरिका में 10 ग्राम गोल्ड कितने का है? $1000। तो हम कह सकते हैं $1000 किसके बराबर हो गए? 1 लाख रुपए के। अगर हम इसको सॉल्व कर लें, 0 से 0 काट दें तो निकल के आया $1 हो गया 100 रुपए का। तो पहले जो एक्सचेंज रेट डिसाइड होती थी वो गोल्ड के बेसिस पे डिसाइड होती थी, इसलिए इसको बोलते थे फिक्स एक्सचेंज रेट, जिसमें मेन इन्वॉल्वमेंट किसका होता था? गवर्नमेंट का होता था। बाद में गोल्ड के बदले यूएस डॉलर को किया, लेकिन आपके कोर्स में इतना डिटेल में नहीं है, तो आप सिंपल याद रखेंगे फिक्स एक्सचेंज रेट वो हो गया जिसमें एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट से डिसाइड करती है। कोई भी एक कॉमोडिटी वैल्यू लेंगे, उस कॉमोडिटी वैल्यू को हम बोल सकते हैं पैरिटी वैल्यू। क्या बोल सकते हैं? पैरिटी वैल्यू। जिस बेसिस पे डिसाइड हो रही है, $1 100 रुपए का निकल के आया, इसको बोलेंगे पैरिटी वैल्यू। किसके बेसिस पे डिसाइड हुई? गोल्ड के बेसिस पे। ये आपको पैटर्न बता दिया। बाद में जो एक्सचेंज रेट आया वो आया फ्लोटेशन एक्सचेंज रेट। इसको अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। इसका मेन रीजन आपको पता है, डिमांड एंड सप्लाई। वही बताया, अगर बाहर की डॉलर की डिमांड ज्यादा करेंगे तो डेप्रिसिएशन होगा, डिमांड कम होगी तो एप्रिसिएशन होगा, सप्लाई ज्यादा होगी तो एप्रिसिएशन होगा, सप्लाई कम होगी तो डेप्रिसिएशन होगा। अब आता है तीसरा और इंपॉर्टेंट, इसको मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं पहले वो समझेंगे। पहले में एक्सचेंज रेट किसी कॉमोडिटी पे डिसाइड होती थी, दूसरे में गोल्ड पे डिसाइड होती थी। अब बेटा होता क्या है, हर देश के पास दूसरे देश की करेंसी का रिजर्व होता है। जैसे इंडिया को बोले फॉरेक्स, इंडिया का फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हर देश के पास दूसरे देश की करेंसी का रिजर्व होता है।
अब हम क्या करने लगे बेटा, हम जैसे मान के चलो हमारे देश में डॉलर की डिमांड लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज। अब इस इंक्रीज से क्या होगा, अभी आपने पढ़ा है, आपकी करेंसी डेप्रिसिएट होती जाएगी, यानी कि जितनी ज्यादा हम डॉलर मांगेंगे उतनी ज्यादा हमारी करेंसी क्या होगी, डेप्रिसिएट। अब इस केस में हमें नुकसान है भाई। क्यों नुकसान है, जो चीज 80 की पड़ रही थी मान के चलनी वो चीज 90 की पड़ने लगी। हम बाहर से कुछ भी खरीदेंगे महंगा पड़ेगा, हम बाहर की पेमेंट करेंगे ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट क्या, इसमें क्या होता है, एक लिमिट तक सब कुछ चलते रहता है, किसके बेसिस पे, मार्केट की बेसिस पे। यानी कि डॉलर की डिमांड लगातार बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, डिमांड के इंक्रीज होने से। अब ये रुक नहीं रही, अब जब रुक नहीं रही तो ऐसे केस में कौन सामने आता है, आरबीआई। आरबीआई मार्केट को एक तरीके से लॉक करता है। आरबीआई के पास क्या है, फॉरेक्स, बाहर के देश के डॉलर है, या सॉरी बाहर की करेंसी है, तो आरबीआई उस करेंसी को मार्केट में उतार देता है। क्या होगा उससे, अभी तक डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो रही थी, आरबीआई करेंसी को उतार देगा तो डॉलर की क्या इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, और सप्लाई इंक्रीज होने से जो डेप्रिसिएशन हो रहा था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एप्रिसिएशन में। तो अब मैंने क्या बताया वो देखेंगे। टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, पहला फिक्स, गवर्नमेंट के हाथ में था, किसी एक कॉमोडिटी वैल्यू पे होता था। दूसरा फ्लोटेशन, मार्केट फोर्सेस पे, डिमांड एंड सप्लाई। तीसरा मैनेज। मैनेज एक सिंपल है, दोबारा समझा देता हूं। इसका सिंपल मतलब होता है कि एक लिमिट तक मार्केट के बेसिस पे रेट डिसाइड होगी, अगर उससे देश को नुकसान होने लगे तो गवर्नमेंट सामने आती है, आरबीआई सामने आती है, इंटरफेयर करती है और अपने फॉरेक्स का इस्तेमाल करती है उस फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए। तो पहले हमने कवर किया एक्सचेंज रेट, फिर हमने कवर किया टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट। अब तीसरा और आखिरी टॉपिक कवर करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। अब बेटा ये जो एक्सचेंज रेट है वो ये बेसिस पे, ये किस बेसिस पे है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। तो पेपर में इसी में से क्वेश्चन आता है, तो पहले इसको समझेंगे। ये एक नॉर्मल कर्व है, $1 इस पॉइंट पे मान के चल रहे हैं कितने रुपए का है, 80 का। अब चार केस है, डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड डिक्रीज होगी, दो केस ये हो गए। सप्लाई इंक्रीज होगी, सप्लाई डिक्रीज होगी, दो केस ये हो गए। डिमांड इंक्रीज का मैं समझाऊंगा, डिक्रीज का उल्टा कर दोगे। सप्लाई इंक्रीज का मैं समझाऊंगा, डिक्रीज का उल्टा कर दोगे। तो देखेंगे क्या होगा। बेटा ये बिल्कुल बेसिक कर्व है। अब मान के चलो डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो गई, डॉलर की डिमांड क्या हुई, इंक्रीज। डॉलर की जो डिमांड थी वो क्या हुई, इंक्रीज। तो जो डिमांड कर्व था वो कहां जाएगा, अपवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ गया। अब एक नया पॉइंट मिला R1। इस R1 का मतलब क्या है, जो चीज हमें 80 की पड़ रही थी वो चीज अब पड़ने लगी कितने रुपए की, 90 रुपए की। अब बेटा हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ, सिंपल समझ में आ रहा है। डॉलर की डिमांड इंक्रीज हुई, डिमांड कर अप बढ़ गया, जो डॉलर हमें 80 का पड़ रहा था वो कितने का पड़ने लगा, 90 का। तो इसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रूपी एज कंपेयर टू यूएस डॉलर, यानी कि इसको बोला जाएगा कि इंडियन करेंसी डेप्रिसिएट हो गई किस कंपैरिजन में, यूएस डॉलर। अब इसका उल्टा कर दो, अगर डिमांड डिक्रीज हो रही होती तो कर्व कहां जाता, डाउनवर्ड। जो चीज 80 की पड़ रही थी वो 80 से कम की पड़ती, डेप्रिसिएशन के बदले एप्रिसिएशन होता। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये हो गए डिमांड का। अब बात करते हैं सप्लाई की बेटा। अब यही सारी चीजें, रेट ऑफ एक्सचेंज $1 था, सप्लाई इंक्रीज हुई। सप्लाई इंक्रीज होने से जो सप्लाई कर्व था, सप्लाई इंक्रीज होने से सप्लाई क्या हुई बेटा, डॉलर की सप्लाई इंक्रीज हुई। तो सप्लाई इंक्रीज होने से जो सप्लाई कर्व था वो कहां गया, राइट बढ़ गया।
राइटवर्ड गया तो जो चीज पहले हमें 80 की पड़ गई थी, अब वो चीज 80 की कम की पड़ेगी, मान के चलो 70 की पड़ेगी। तो हम इसको क्या बोलेंगे? एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपीज एज कंपेयर टू यूएस डॉलर। तो इसको आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख के आ सकते हो। पहले एक कर्व बना ले जो ब्लैक पोर्शन से बनाया था, कोई भी एक रेट ले ले, फिर आप बता दे डिमांड ऊपर गया, सॉरी डॉलर की डिमांड इंक्रीज हुई जिससे डिमांड ऊपर गया, रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज हो गई, जो चीज 80 की पड़ गई थी वो चीज 90 की पड़ने लगी, हमें नुकसान हो गया। ठीक है, डिमांड डिक्रीज में उल्टा हो जाएगा। सप्लाई इंक्रीज हुई, सप्लाई कर्व राइटवर्ड गया, जो चीज 80 की पड़ गई थी वो कम की पड़ने लगी, रेट कोई भी ले सकते हो। ठीक है, मैंने 80-70 बता दिए कॉमन लेके, इसको बोलेंगे एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी। अब आखिरी पॉइंट पे आते हैं कि बोर्ड में आएगा क्या। अब बोर्ड में कैसे आएगा वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया कि एमएनसी एंटर कर रही है इंडिया में, यानी कि बाहर की कंपनियां इंडिया में आ रही हैं, तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज रेट पे, इस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन आता है। तो बहुत सिंपल लॉजिक है, आप बताओगे लिखोगे कैसे कि जब एमएनसी एंटर करेगी इंडिया में तो हमारे इंडिया में जो डॉलर की सप्लाई है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि बाहर की कंपनी आएगी, फंड लेके आएगी, रुपए अपनी करेंसी लेके आएगी। तो जब एमएनसी एंटर करेंगी इंडिया में तो डॉलर की क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी, जिससे क्या होगा? बाकी सब्जेक्ट लिख दोगे, सप्लाई का राइट बढ़ जाएगा, डॉलर सस्ता हो जाएगा, हमें फायदा हो जाएगा, ये सब दिखा दोगे, 3 नंबर इसके हैं मिल जाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट आ गया कि इंडिया के जो गुड्स हैं, ठीक है, इनकी प्राइस इंक्रीज हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में, यानी कि इंडिया के गुड्स लगातार महंगे होते जा रहे हैं बाहर के देश में। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब बेटा जो चीज लगातार महंगी होती जाएगी तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इंडिया का बढ़ेगा या घटेगा, ये बताओ। ठीक है, जब चीज महंगी होती जाएगी तो एक टाइम के बाद क्या होगा? एक्सपोर्ट इंडिया का कम हो जाएगा। अब जब एक्सपोर्ट कम होगा तो उससे सप्लाई डॉलर की बढ़ेगी या घटेगी? जब एक्सपोर्ट कम हुआ तो बाहर की करेंसी आना बंद हो गई, जिससे सप्लाई क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब सप्लाई डिक्रीज होगी तो आप बता दोगे सप्लाई डिक्रीज होगी, सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड जाएगा, रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है। तो ये आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने कवर कर लिया। एक फिफ्थ क्वेश्चन है, 3 नंबर या 4 नंबर में चैप्टर से आ जाएगा। हम इको की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इको के एग्जाम को ध्यान में रख के वीडियो बना रहे हैं। आप चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि वो लोग भी बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो सके।